ये बहुत अच्छी चीज इस चीज की मैनेजमेंट की ऑटोक्रेटिक में, ठीक है, क्यों डिसीजन हो जाएगा, किसी को ये निकाल भी नहीं सकता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है रिक्रिएशन। बहुत बार पूछा गया है, इसका कीवर्ड याद रखिएगा, मैं आपको एक कीवर्ड बता दूंगा। तो रिक्रिएशन वाले में और प्ले में और कैंपिंग वगैरह में आपको जो मतलब दिक्कत होती है ऑप्शन छांटने में, आप कभी भी ऑप्शन में गलती नहीं करोगे, कीवर्ड्स याद रखना इसका। तो आइए समझते हैं रिक्रिएशन का मीनिंग। पहले सर्वप्रथम इस शब्द को 14वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया गया था। मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, री प्लस क्रिएशन। किससे? री प्लस, री मतलब होता है पुनः या दोबारा, कोई चीज दोबारा करना या पुनः करना क्या है, री होता है। और क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना, क्रिएट करना। अर्थात रिक्रिएशन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मनुष्य की खोई हुई ऊर्जा को पुनः जागृत करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, 1-1.5 घंटे से कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उस काम से हम उब जाते हैं। सीधा सा मतलब हम बता रहे हैं आपको, उबने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? उब जाते हैं काम से। जब उब जाते हैं इसका मतलब है कि हमारा मेंटली प्रेशर, मतलब मेंटली हमको थकान, मेंटल फटीग हो जाती है ना, मेंटल फटीग हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि आपको मेंटल फटीग को क्या करना है, रिलैक्स करने के लिए आप कोई ऐसा चीज करना चाहते हैं, आप कोई ऐसा चीज करना चाहते हैं जिसके द्वारा आप अपनी खोई ऊर्जा को तुरंत पा ले। तो जो चीज का या जिस चीज का आप इस्तेमाल करके फिर से अपने आप की ऊर्जा दोबारा जागृत कर लेते हैं, वही चीज आपकी क्या कहलाती है, रिक्रिएशन कहलाती है। अब इसमें बहुत अच्छा, जिसे रिक्रिएशन का सबसे अच्छा माध्यम और सबसे ज्यादा लोग 70% लोग अपने रिक्रिएशन का माध्यम खेल को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? प्ले को। उनको ये लगता है खेलने से उनकी जो उबाऊपन है वो ज्यादा जल्दी, हमारी उबाऊपन जल्दी दूर हो जाएगा और हम फिर से, हमारा मन फ्रेश हो जाएगा और फिर से हम काम करने योग्य बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो लेकिन जरूरी नहीं कि सभी का प्ले से ही रिक्रिएशन हो सकता है कि कोई भी। तो आप ये कह सकते हैं कि रिक्रिएशन का मतलब क्या है, रिक्रिएशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा माध्यम है, कोई भी ऐसा तरीका जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी खोई ऊर्जा को वापस प्राप्त कर लेता है, वो सब क्या है, रिक्रिएशन है। क्या है? रिक्रिएशन। अब किसी को मूवी देखना बहुत पसंद है, किसी को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, तो सभी का अलग अलग तरीका हो सकता है रिक्रिएशन का, लेकिन रिक्रिएशन वही माना जाएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि रिक्रिएशन एक्टिविटी वही मानी जाएगी जो एक्टिविटी समाज के नियमों का पालन करती है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा मतलब उबाऊ हो जाता है तो सिगरेट पीने का मन करता है। अब बोलोगे सर सिगरेट पीने से, आपने देखा होगा ये जितने भी इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, ये इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि ये सिगरेट आके बाहर पीते हैं फिर बाद में। तो ये क्या है, ये सिगरेट समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसको हम रिक्रिएशन नहीं रख सकते हैं। तो जो भी नियम, किसी को बहुत तेज बाइक चलाना पसंद है, किसी को बहुत तेज बाइक चलाना पसंद है, तो बाइक तेज चलाने से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब जो भी समाज के नियमों का उल्लंघन करेगा, जो भी कार्य आप ऐसा कर रहे हो, उससे आपको रिएक्शन मिल तो रहा है, लेकिन वो समाज का क्या कर रहा है, समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो रिक्रिएशन का पार्ट नहीं होगा, उसे हम रिक्रिएशन नहीं मान सकते। समझ गए बात? तो जो समाज के नियमों को पालन करते हुए जब आप कोई ऐसा एक्टिविटी करते हो या कुछ ऐसा कार्य करते हो जिससे आपकी एनर्जी, खोई हुई ऊर्जा जो है वो पुनः जागृत हो जाए, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन। सिंपल सा मतलब है। डेफिनेशन ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन इज नॉट अ मोशन। ठीक है, ये कोई मोशन नहीं है, इट इज अ मोमेंटम। ठीक है, दिस इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स, देयर इज अ साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। क्या हो जाता है कि कोई काम करते करते, मैंने बताया ना, मेंटल फटीग हो गया, साइकोलॉजिकल आप फटीग हो गया आपका,
आप 2 घंटा 1.5 घंटा से कहीं एक जगह काम करे हैं तो आपने देखा होगा कि आपका मेंटल और साइकोलॉजिकल फटीग हो गया है। दिस इज द हाँ वे लाइफ ऑफ लाइफ, देयर इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? आइए, तो हम लोग बात करते हैं अगला। रिक्रिएशन में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी वॉलेंटरली engaged in during leisure time। देखिए यहां पर एक कीवर्ड आपको मिलेगा, लेजियर टाइम या खाली समय का सदुपयोग। आपको जरूर ये वर्ड देखने को मिलेगा, और जहां भी आपको लेजर टाइम और खाली समय का सदुपयोग दिखेगा, आंख बंद करके आपको रिक्रिएशन मारना है, यह रिक्रिएशन हो जाएगा। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो खाली समय का सदुपयोग करने के लिए की जाती है? रिक्रिएशन है। ठीक है। और प्ले क्या होता है? प्ले क्या है? तो प्ले द ड्रामा नहीं चलता क्या? हाँ नहीं, वो ड्रामा नहीं, वो ड्रामा प्ले अलग, वो चीज है। हम लोग खेल की बात कर रहे हैं, ये वाला प्ले, खेल। कोई हुई वापस करना। नहीं, ये प्ले का मतलब होगा, ये प्ले नहीं होगा। प्ले ही बता रहे, प्ले फॉर एंजॉयमेंट के लिए सर। ये देखिए, ये क्या प्ले हमारे तरह से इंस्टिक्ट होती है। सर खेल ठीक है, कोई ऊर्जा सर को प्रार्थना। जिस एक्टिविटी सर में खेल हमें किसी उद्देश्य के लिए किया आनंद जाता है। मिले वो खेल है। हाँ, ये कह सकते हैं, रिक्रिएशन भी है। तो ये आप लोग इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, प्ले और रिक्रिएशन, ये लगता है एक जैसा इसका आंसर है, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एडगन है एक, एडगन ने क्या किया है, इन्होंने रिक्रिएशन को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। इन्होंने बताया कि रिक्रिएशन 4 तरीके से आदमी करते हैं। एक, डूइंग थिंग्स, कुछ करने के उद्देश्य से करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वाला है, एक्सरसाइज है। ठीक है, इसलिए रिक्रिएशन करते हैं कि उनको डूइंग थिंग्स, उनको कुछ करना होता है, इस वजह से वो करते हैं। हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, ये सब चीजें क्या होती है, डूइंग थिंग्स में होता है। एक होता है मेकिंग थिंग्स, कुछ बनाने के पर्पज से या कुछ कराने, मतलब उसको करने, नया कुछ खोज करने के पर्पज से करते हैं। जैसे रिक्रिएशन हॉबीज अपने पूरी करते हैं, टॉय मेकिंग है, क्ले क्राफ्ट है, ये सब चीजें किसमें सर आती आवाज है? देखो रही आप। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है आवाज, आवाज आ रही है सर। अब आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो मेकिंग थिंग्स का मतलब क्या होता है कि बनाने के लिए, मतलब कुछ बनाते हुए रिक्रिएशन करते हैं। जैसे टॉय मेकिंग आपने देखा बच्चे करते हैं, क्ले क्राफ्ट करते हैं। क्ले क्राफ्ट का मतलब है मिट्टी का घर जो बनाना, मिट्टी का घर बनाना। ठीक है। एक्वायरिंग थिंग्स क्या होता है? एक्वायरिंग मतलब कि प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना। ठीक है, या किसी चीज को प्राप्त करना। तो प्राप्त करना, जैसे एक्वायरिंग में आपका कलेक्टिंग, कलेक्टिंग स्टाम्प्स, ये भी आपका होता है, कलेक्टिंग स्टैम्प्स। कॉइन्स कलेक्ट करना, पुराने कॉइन्स, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है पुराने सिक्कों को या पुराने नोट्स को कलेक्ट करके रखना, या कुछ लोगों को ये शौक होता है कि हम 786 नंबर का नोट रखेंगे। कुछ लोगों को कुछ लोगों को शौक होता है, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह जो बताया ना मैंने, ये सब करना। तो ये सब क्या है, ये सब आपका रिक्रिएशन के अंतर्गत आता है, यही रिक्रिएशन एक्टिविटी होती है। ठीक है, पेंटिंग बनाना, पिक्चर्स बनाना, ये सब एक्वायरिंग, मतलब आप सीख रहे हो, कुछ नई चीजों को प्राप्त कर रहे हो। लर्निंग थिंग्स, सीखना होगा आपका, जैसे ड्रामा, ड्रामा के द्वारा आप कुछ सीखते हो, तो ये आपकी क्या होगा, ये रिक्रिएशन भी एक तरीके से है और एक तरीके से लर्निंग थिंग्स भी है। तो इसीलिए क्या है, आप इसको रिक्रिएशन को खाली समय का सही उपयोग को बता रहे हो, क्योंकि आपका खाली समय में आप कुछ कर भी रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो, कुछ बना भी रहे हो और कुछ प्राप्त भी कर रहे हो। तो ये है खाली समय का सदुपयोग। ड्रामेटिक्स, ठीक है, कुछ लर्न किया हमने, स्विमिंग सीखा, मार्शल आर्ट सीखा, ये सब चीजें क्या है, लर्निंग थिंग्स में आती है। नेक्स्ट हमारा है
प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम रिक्रिएशन ऑर्गेनाइज करते हैं कोई रिक्रिएशन के लिए, अब रिक्रिएशन के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद कैंपिंग, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो भी हम रिक्रिएशन का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे या जब भी हम कोई रिक्रिएशन बनाएंगे तो हमें एक बात का ध्यान देना है, कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो रिक्रिएशन हम बना रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड है कि नहीं, मतलब बच्चों के हित के लिए है या नहीं है। दूसरा है सोसाइटी के नियमों को पालन करता है कि नहीं करता, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। नेक्स्ट आपका डेमोक्रेटिक पीपल। सबसे बड़ी बात है कि रिक्रिएशन में एक चीज और आप समझ लीजिएगा कि जो स्पोर्ट्स है वो किस तरह की एक्टिविटी है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजी फेरी या रिक्रिएशन। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक होता है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। कभी भी जैसे जरूरी नहीं जबरदस्ती आप किसी को बच्चे को पूरी टीम को तैयार नहीं कर सकते खेलने के लिए, एक दो लोग को तो कर लोगे आप, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जब भी हम रिक्रिएशन कराएंगे तो ध्यान देंगे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उन्हीं से ही हम किसी का मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। रिक्रिएशन में जो भी नियम वगैरह, मान लो अगर गेम्स बना रहे हैं, स्पोर्ट्स बना रहे हैं या खिलाने के लिए जो भी हमने बनाया नए नए तरीके का, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके नियमों को जैसे मन चाहे वैसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब आप नियमों को एडजस्ट कर देंगे तो उसे हम फ्लेक्सिबल रूल्स कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमारे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है, एनफ है, ठीक है। ये वाला आप याद रखिएगा, इसमें ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होता है, ठीक है, कौन सा आप किसको क्या कहेंगे, लीडरशिप स्टाइल पता होना चाहिए, क्वालिटीज ऑफ लीडर पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है। पोस्ट कॉर्प एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसको आप देख लीजिएगा जरूर एक बार, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। लास्ट वाला आपको पता होना चाहिए और पहला क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये दोनों स्टेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का रहा आपका मीनिंग हो गया हमारा, और एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और लीडरशिप हमारा आज खत्म हो गया। रिक्रिएशन हमारा चल रहा है, कल हम लोग आज प्रिंसिपल तक हमने पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद रिक्रिएशन के इतने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इंडोर भी होता है, आउटडोर भी होता है, एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है, तो टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे आधारित होना चाहिए। जो भी हम रिक्रिएशन के लिए करेंगे, अगर हम ग्रुप में कर रहे हैं तो वो हमारा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। रिक्रिएशन में हम उन्हीं चीजों को शामिल कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से, मान लीजिए आपने देखा होगा कि हम लोग छत पे क्रिकेट खेलते हैं, हम लोगों में से सभी लोगों ने कभी ना कभी बचपन में अपने छत पे जरूर क्रिकेट खेला होगा। तो आप देखे होंगे कि छत पे अगर कोई वॉल है, ऐसे है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें लगेगा तो 2 रन है, इसमें डायरेक्ट उड़ के जाएगा तो आउट है, रूल आउट खेलते हैं। इस तरीके से खेलते कि नहीं, मॉडिफाई कर देते कि नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि रिक्रिएशन जो होता है उसके रूल्स वगैरह बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, हम जैसे चाहे वैसे अपने सिचुएशन के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट्स वाई क्या है, ये आपकी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एम ऑफ रिक्रिएशन। तो एम क्या है रिक्रिएशन का, लोगों को, ये देखिए यहां से बात करेंगे, लोगों को एक रचनात्मक तरीके से अपने खाली समय का उपयोग करने के लिए शिक्षित करना। ये किसका एम है, ये रिक्रिएशन का एम है, ठीक है। खाली समय का सही सदुपयोग, इस बात को याद रखिएगा, ये वाला वर्ड आपको हमेशा याद रखना है हिंदी में, और इंग्लिश में लिखना है लेजर टाइम, ठीक है। लेजर टाइम का, ठीक है, यूटिलाइजेशन अगर आपका सही हो रहा है तो इसे हम रिक्रिएशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं
कि खाली समय का कैसे शिक्षित करेंगे, हम किसी को कैसे शिक्षित कर रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन में क्या है, पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन में बिल्ड पर्सनालिटी। पहली हमारी तरीका है कि हम पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट करेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट करेंगे, सोशल डेवलपमेंट होगा, अटैचमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए रिक्रिएशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि उस बंदे को सेटिस्फैक्शन ना मिले, यानी कि वही एक्टिविटी रिक्रिएशन उसकी कहलाएगी जो उसकी खोई हुई ऊर्जा को वापस दिलाने का काम करती हो। इसका मतलब है कि जब वह सेटिस्फाइड होगा, एक्टिविटी ऐसा करेगा जिससे वह सेटिस्फाई हो, तभी वो माना जाएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेटिस्फाई का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो जो सोसाइटी के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करके, ठीक है, सोसाइटी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहिए, सारा उसके अंदर जाना चाहिए। यूज ऑफ लेजर टाइम, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए आगे आपका टॉपिक आप पूछ रहे थे ना कि टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन क्या होता है। देखिए बहुत तरह के रिक्रिएशन होते हैं, ठीक है। एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अलग अलग बेसिस से अलग अलग रिक्रिएशन यहाँ पे दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से। आपने कभी कुछ पढ़ा होगा, कभी कुछ पढ़ा होगा, कभी देखा होगा, कभी कुछ आ जाता है। तो इसीलिए मैंने रिक्रिएशन को कई सारे कैटेगरीज में बांट के आपको बताया, सारा रिक्रिएशन के टाइप्स बता दिया आपको। सबसे पहला होता है कम्युनिटी रिक्रिएशन। ये होता है टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजर। कौन सा लोग उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके बेसिस पर डिपेंड होता है हमारा। इतने टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कौन उसे ऑर्गेनाइजर कैसा है, ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले होता है कम्युनिटी रिक्रिएशन। कम्युनिटी रिक्रिएशन क्या होता है, जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो गांव है, कस्बा है, तो वहाँ के जैसे सोसाइटी बनी हुई है, वो सोसाइटी वाले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ आता है तो डांडिया का प्रोग्राम उन्होंने रख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, डांडिया का प्रोग्राम उन्होंने रख दिया मनोरंजन कराने के लिए। जैसे नवरात्र आया और नवरात्र में उन्होंने क्या कर दिया, डांडिया का प्रोग्राम रख दिया। तो ये आपके सोसाइटी ने रखा है, तो इसका मतलब क्या है, और उसमें सारे कौन लोग शामिल हो रहे हैं, वो लोग शामिल हो रहे हैं जो सोसाइटी के आसपास के लोग हैं। वो सोसाइटी के लोग, जो आसपास के लोग, वो लोग शामिल हो रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी मतलब कि अगर हम जिस गांव के लेवल पे कुछ कराते हैं, कस्बा लेवल पे कुछ कराते हैं, वहाँ के लोग आपस में, सोसाइटी के लोग, कॉलोनी के लोग मिलकर अगर किसी चीज को करा, जैसे क्या होता है, जागरण आपने सुना होगा, देवी जागरण होता है, ठीक है, और नौटंकी करवाते हैं गाँव में, ऑर्केस्ट्रा होता है। तो ये जो अपना मतलब लोकल लेवल पे वहाँ के पब्लिक, एक सोसाइटी पब्लिक मिलकर जब किसी मनोरंजन के लिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराती है, और इसके जिम्मेदार कौन होते हैं, वो पब्लिक वहाँ की खुद होती है। वो पब्लिक से चंदा कलेक्ट किया जाता है और वो लोग क्या करते हैं, मनोरंजन करने के लिए कोई ना कोई स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करवाते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, मनोरंजन के लिए जो भी पब्लिक के द्वारा कराया जाता है सोसाइटी के लिए, वही आपका कम्युनिटी रिक्रिएशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन। इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि आप ऐसा काम करते हैं किसी ऑफिस वगैरह में मान लीजिए, या कहीं ऐसा फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसा मनोरंजन जो एक संस्था में कार्य कर रहे लोगों के मध्य, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ वही लोग आएंगे जो उस संस्था में कार्य कर रहे हैं। उनके मध्य जब कोई रिक्रिएशन वाली एक्टिविटी कराया जाए, जैसे आपको आधा घंटा टाइम मिला, उसमें अंताक्षरी करवा दिया गया या कुछ और भी करवा दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा, जब संस्था में, एक संस्था में कार्य कर रहे लोगों के मध्य कोई भी रिक्रिएशन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया जाए, जैसे म्यूजिकल चेयर हो गया या कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पार्टिसिपेशन होगा, इसको देखना है आपको, ये पार्टिसिपेशन सिर्फ एक संस्था के लोग ही होंगे जो एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं उस संस्था में, ठीक है। तो इसे हम इंडस्ट्रियल कहते हैं, औद्योगिक मनोरंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है थेरेपेटिक रिक्रिएशन। थेरेपेटिक रिक्रिएशन क्या होता है, मतलब इसमें मनोरंजन करा करा के हम क्या करते हैं, जो बीमारी होती है, मरीजों की बीमारियों को, वो अन्य विकारों को क्या करते हैं, उससे आराम दिलाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, जैसे कोई चल नहीं पाता है, किसी का फ्रैक्चर है, तो हम क्या किया कि बीच में मतलब कुछ ना कुछ उससे एक्टिविटी कराने लगे,
जिससे उस एक्टिविटी से उसको मजा भी आ रहा है, उसका रिक्रिएशन भी हो रहा है, और प्लस उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसकी बीमारी ठीक भी हो रही है। ठीक है, तो ये हम इसे क्या कहते हैं, थेरेपेटिक रिक्रिएशन। ये हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारा पैरा ओलंपिक का कॉन्सेप्ट आया था, पैरा ओलंपिक का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, स्टॉक मैंडविले जो हॉस्पिटल था वहां से आया था। सुना है कि नहीं? और किस खेलों को कहते हैं स्टॉक मैंडविले? पैरालंपिक वाले खेल को स्टॉक मैंडविले खेल कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या था कि डॉक्टर लुडविग गुटमैन थे, ये उन लोगों का इलाज कर रहे थे जो पूरी तरीके से क्या थे, पैरालिसिस थे। ठीक है, तो उन लोगों का इलाज ये कर रहे थे, तो उन्होंने इन लोगों के अंदर एक जोश भरने के लिए, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं डॉक्टर लुडविग गुटमैन का। अगर आपको कहानी पता होगा पैरालंपिक का, कि जो नागासाकी हिरोशिमा पे बम पटका गया था, उसके कारण से बहुत सारे लोग जो वहां पे थे, ठीक है, वो अस्वस्थ थे। तो अस्वस्थ लोगों का इलाज के साथ साथ इन्होंने एक गेम ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले इन्होंने 1948 में आर्चरी को स्टार्ट किया था। पैरालंपिक में सबसे पहले आर्चरी कराया गया था। ठीक है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं थी संस्था, इसलिए इस डेट को सही नहीं मानते हैं। आपका सही डेट होता है 1960 रोम ओलंपिक, जब आपकी संस्था रजिस्टर्ड होती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहां से माना जाता है 1960 रोम ओलंपिक से कि तब आपका ये स्टार्ट हुआ था पैरालंपिक खेल। तो देखिए उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने क्या किया था कि लोगों का इलाज करने के लिए देखा कि बहुत सारे लोग निराश रहते हैं, और इन लोगों के बीच एक खेल कराया और खेल का ऑर्गेनाइज कराया, और उसी से निकल के आया सामने पैरा ओलंपिक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिक्रिएशन। इंस्टीट्यूशनल रिक्रिएशन क्या होता है, जब एक संस्था में मनोरंजन स्कूल, कोचिंग सेंटर, कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य कराया जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा रिक्रिएशन, जैसे एनुअल स्पोर्ट्स कराया जाता है, एनुअल फंक्शन कराया जाता है, ये सब क्या आप देखिए, ये सारा आपका क्या होता है, स्कूल लेवल पे होता है, कोचिंग लेवल पे भी होता है, कॉलेज लेवल पे भी होता है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होता है। ठीक है, इसको हम ले सकते। देखिए रिक्रिएशन का माध्यम कुछ भी हो सकता है, खेल भी हो सकता है। ठीक है, किसी को रिक्रिएशन मिलता है कंपटीशन करा के, किसी को मतलब अलग अलग तरीके से रिक्रिएशन का साधन, मीडियम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ खेल ही हो। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या होता है, बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें ऑर्गेनाइजर कौन है और पार्टिसिपेशन किसका हो रहा है, तभी आप इसको क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा रिक्रिएशन को क्या कहते हैं। तो जब भी आपके स्कूल के मध्य में मतलब बच्चों के बीच में कोई अगर रिक्रिएशन वाला एक्टिविटी कराया जाए, तो उसे हम इंस्टीट्यूशनल रिक्रिएशन की उपाधि दे सकते हैं। एक होता है फैमिली रिक्रिएशन। अब फैमिली रिक्रिएशन क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, परिवार के सदस्यों के साथ, अब जितने परिवार के लोग हैं, जब ये कभी आपने देखा होगा पिकनिक पर गए हैं, या एक साथ मूवी का प्लान किया इन्होंने, या फिर घर में ही इन्होंने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया, या घर में ही ताश खेलना शुरू कर दिया, तो ये क्या है कि परिवार के सभी लोग, इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट, आपको ये देखना है कि पार्टिसिपेशन कौन है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजर कौन है। ये इसके द्वारा आप पता लगा पाओगे कि किसे हम क्या कहेंगे। तो इसमें फैमिली का कोई मेंबर ही ऑर्गेनाइज करेगा ये सब, मतलब आपको रिक्रिएशन कराने के लिए, आपका मनोरंजन कराने के लिए आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई एक मेंबर होगा जो इस चीज को ऑर्गेनाइज कराता है। तो इसीलिए हम कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर की बेसिस पर अगर बात की जाए तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इंस्टीट्यूशन में कौन कराएगा, इंस्टीट्यूशन में आपके प्रिंसिपल करा सकते हैं, स्पोर्ट टीचर कराता है, तो ये लोग करा रहे हैं आपका रिक्रिएशन। ठीक है, फैमिली रिक्रिएशन में बात कर रहा था, जब परिवार के सदस्य मतलब अपने बीच में रिक्रिएशन करने के लिए कुछ नया नया एक्टिविटी करते हैं, या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं। जैसे शादियों में आपने देखा होगा कि परिवार के सभी लोग शादी में एकत्रित होते हैं, तो कुछ ना कुछ नया नया प्रोग्राम चलता है, या मेहंदी वगैरह जो रात होती है, मेहंदी लगाना, गीत वाली ये चलती है, संगीत, तो ये सब क्या है, ये भी एक मनोरंजन का ही पार्ट है शादियों में। उसमें सभी लोग क्या होते हैं, परिवार के सदस्य रहते हैं, और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, या मान लो बाहर से हमने किसी कलाकार को बुला भी लिया है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कौन किया, ठीक है, वो तो कोई वही ने किया है, फैमिली का मेंबर ही तो किया होगा। तो इसलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल रिक्रिएशन। कमर्शियल रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? वो एक एजेंसी होती है, प्राइवेट एजेंसी। ये लोग क्या करते हैं? ये प्राइवेट एजेंसी आपसे क्या लेंगे? आपसे पैसा लेते हैं और पैसे लेने के बाद आपका मनोरंजन करेंगे। ठीक है, वो क्रियाएं जिनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति पैसे खर्च करता है। अगर आप पैसे की बात आ गई तो वो कमर्शियल हो गया। सीधा समझना आपको, जैसे सर्कस हो गया, सिनेमा घर हो गया, कोई नाटक आप देखने जाते हैं, ठीक है, किसी स्टेज शो में आप जाते हैं, ये सब क्या हो गया? ये मनोरंजन का कमर्शियल, जिसके लिए आप पैसा चुकाते हैं। हालांकि पैसा सभी के लिए चुकेगा, पिकनिक जाओगे तब भी जाएगा, लेकिन बात यहाँ पे प्योर कौन होता है? प्योर कमर्शियल का मतलब क्या है? कि वो अलग हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टाइप पूछा गया आपके एग्जाम्स में पिछले बार, ये सब टाइप आ चुके हैं, इन सभी को पढ़ना जरूरी है, एक बार याद रखिए, बहुत बड़ा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान के हिसाब से जो हमारा रिक्रिएशन होता है उसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कि कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहले ये था कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके हिसाब से आपने देखा। अब ये बात हो रही है कि कहां पर ऑर्गेनाइज हो रही है। अब क्या है? कहां पर ऑर्गेनाइज हो रही है, हमारा रिक्रिएशन कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से 2 तरह के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। ठीक है, इंडोर और आउटडोर होते हैं। अब ऐसा मनोरंजन जो एक हॉल और एक छत के नीचे हो, मतलब कोई हॉल है या कोई छत है उसके नीचे हो रहा है, एक बिल्डिंग है उसके नीचे अगर हो रहा है, एक ही छत के नीचे, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक रूम में, मतलब एक पूरी बिल्डिंग है उसके अंदर हो रहा है, कोई बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के रिक्रिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के रिक्रिएशन को हम लोग इंडोर रिक्रिएशन कहते हैं। जैसे ताश खेलना, शतरंज खेलना, कैरम वगैरह, ये सब आप कुछ भी खेलना भी हो सकता है या कुछ और तरीका भी हो सकता है जिससे आप मनोरंजन करते हैं। टीवी देखना, साथ में बैठकर देखिए, ठीक है, ये भी हो सकता है आपका, समझ रहे हो। तो बस ये बात होना चाहिए कि आप आउटडोर में नहीं गए हो, वहां से खुला आसमान नहीं दिख रहा है, आप सभी लोग मनोरंजन कर रहे हो लेकिन खुला आसमान नहीं है, बस इस बात पर ध्यान देना। अगर खुला आसमान के नीचे वो चीज हो रही है एक्टिविटी, तब फिर आपका वो आ जाएगा आउटडोर में। ठीक है, और खुले आसमान के नीचे नहीं कर रहे हो तब वो आपको कहाँ हो जाएगा? इंडोर रिक्रिएशन। ठीक है, तो आउटडोर का मतलब क्या होता है? जैसा भी मैंने बताया आपको, ऐसा मनोरंजन जो खुले मैदान में और आबादी से दूर कराई जाए, आबादी से जाकर दूर कराई जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? आउटडोर रिक्रिएशन। जैसे कैंपिंग, एडवेंचर एक्टिविटी, ये सब क्या होता है? आप शहर से दूर जाके करते हो और एक खुली वातावरण में करते हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आउटडोर रिक्रिएशन कहा जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या क्या है। फोटोज भी हैं, देखिए इस तरीके का। ये आपका क्या है? इंडोर है। ठीक है, आप देखिए छत के नीचे सारे दोस्त इकट्ठा हो गए हो और मनोरंजन आप कर रहे हो, ताश खेले कर रहे हो, शतरंज खेले कर रहे हो, कुछ भी करके कर रहे हो। तो जो भी मनोरंजन आप कर रहे हो एक खुली छत के नीचे, तो स्थान के हिसाब से भी मनोरंजन अलग अलग पार्ट के हो जाते हैं। तो ये आपका ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटडोर में। देखिए ये है, जैसे आप लोग एडवेंचर एक्टिविटी करते हो, इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग सर। रिवर राफ्टिंग। अभी हम बता रहे हैं पैसिव और एक्टिव क्या होगा वो भी बताएंगे। रिवर राफ्टिंग, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का टाइप है ये। देखिए अब हमारा आता है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। हम किस तरह का एक्शन करते हैं या किस तरीके से मतलब इन्वॉल्व होते हैं फिजिकली और मेंटली, उस हिसाब से हमारा जो रिक्रिएशन है उसके 2 अलग टाइप हो जाते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। आप एक्टिव कैसे समझिए कि इसमें आप बाहरी कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं या आपका ऊर्जा इसमें ज्यादा खर्च हो रहा है, मतलब रिक्रिएशन करने के लिए आप स्वयं अपनी ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप खुद एक्टिविटी में ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करते हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्टिव रिक्रिएशन कहते हैं।
ये अकेले, ए फॉर एक्टिव और ए फॉर अकेले से याद कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब, ये सारा जो मैंने टाइप्स आपको बताया अलग अलग बेसिस पर, इसको आप जरूर जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स सर ऑफ क्वेश्चन रिक्रिएशन कैसे था? क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कैसे ये क्वेश्चन पूछेगा? यही पूछेगा एक्टिव रिक्रिएशन। जैसे देखिए क्या करता है, आपको ये वाला डेफिनेशन दे देगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है, वे क्रियाएं जिनमें अधिक ऊर्जा व शक्ति की आवश्यकता होती है क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे एक्टिव कहते हैं, पैसिव कहते हैं, आउटडोर और इंडोर, इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है। हाँ, एक मिनट अभी मेरे, पहले मुझे पूरा खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद हम आपका बात भी सुनेंगे। देखिए, वे क्रियाएं जिनमें अधिक ऊर्जा लगती हैं और आप स्वयं करते हो, एक दो बातों का ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा अधिक लगा और दूसरा है कि स्वयं आप कर रहे हो, तो वो एक्टिव में आएगा। और एक ऐसी क्रिया आप करते हो जिसके द्वारा क्या हो रहा है, अधिक जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, आपका बहुत कम एनर्जी खर्च हो रहा है, और उसका जो माध्यम है कोई दूसरा है, आपके मनोरंजन का माध्यम क्या है, दूसरा है। जैसे टीवी देखना, ये पैसिव है, क्योंकि मेन काम क्या कर रहा है, मेन तो काम टीवी कर रहा है, उसका डिस्प्ले कर रहा है, आप सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपका मनोरंजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका मनोरंजन हो रहा है। जैसे आप चले गए, गाना देख रहे हो, ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो, तो ये सब क्या होगा, ये सब पैसिव होगा, मतलब दूसरा कोई आपको उत्साहित करने के लिए, आपको मनोरंजन करने के लिए वो अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। ठीक है, इसमें दूसरे व्यक्ति ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्सटर्नल व्यक्ति ज्यादा इन्वॉल्व होगा और आपका ऊर्जा बहुत कम लगेगा। और जब आप सेल्फ करके ऊर्जा ज्यादा खर्च करते हो, तब ये एक्टिव हो जाएगा। अब आप पूछिए, अब किसको पूछना है, पूछिए। सर ये कह रहा था कि अगर ऐसे आएगा कि कितने टाइप के होते हैं क्रिएशन, तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड, मुझे पता था यही क्वेश्चन अगला आने वाला है। यही ऐसे सर, चार ऐसे ही प्रश्न ज्यादा लिखते हैं। आया है, नहीं सही कहा आपने, चार जी सर, चार। ठीक है, चार मेनली प्रश्न सर ये। इंडोर, आउटडोर, एक्टिव और पैसिव माने जाते हैं। तो सर ठीक है, चार प्रकार में यही चारों माने जाते हैं, जो हाँ प्लेस के बेस पे और एक्शन के बेस पे जो है सर। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको बता दूं मैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कई बार आता है एग्जाम्स में, हमने देखा कम्युनिटी रिक्रिएशन किसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल किसे कहते हैं, तो ये भी है, बेसिस अलग अलग है, ऑर्गेनाइजर के बेसिस के हिसाब से और पर्पस के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो मैंने सर आपको वो पूरा जो ऊपर जो एडगन वाला जो सर ऊपर आप बताए हैं, वो भी चार है, वो वो नहीं दूसरा ना है, होगा? उन्होंने एडगर ने ये बताया कि एडगर ने ये बताया कि जो लोग जी सर। अपना रिक्रिएशन करते हैं, वो रिक्रिएशन किस पर्पस से करते हैं, उद्देश्य के हिसाब से इन्होंने बताया। एक अच्छा, करने के अच्छा। पर्पस से, एक सीखने के, एक्वायरिंग मतलब सीखने के पर्पस से रिक्रिएशन होता था, सीख भी रहे हैं और रिक्रिएशन भी हो रहा है, दोनों काम एक लर्निंग की पर्पस से करते हैं। तो इन्होंने पर्पस और उद्देश्य के बेसिस पर बताया था। ठीक जी है, जी सर। इन्होंने इसीलिए 4 ग्रुप बांटे रिक्रिएशन के। आइए आगे बात करते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, अब जो टॉपिक आएगा, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एजेंसीज। आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा, सही कह रहा हूं मैं, कि कौन सी एजेंसी किस में आती है, कुछ लोग नहीं समझ पाते, थोड़ा दिक्कत होती है इसमें समझने में। तो जी सर, मैं जी सर। इनको बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा कि किसे हम गवर्नमेंट एजेंसी कहेंगे, रिक्रिएशनल एजेंसी कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, अब हमको मनोरंजन साधन उपलब्ध कौन कराएगा, मतलब कराने वाले कितने टाइप के लोग होते हैं समाज में, आप ये समझिए एक तरीके से, मनोरंजन का कौन कौन जिम्मेदार है समाज में, कैसे कैसे मनोरंजन हमको करा सकते हैं लोग, उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से आपका मनोरंजन। देखिए एजेंसीज के हिसाब से गवर्नमेंट एजेंसी होती है, एक होती है वॉलंटरी और सेमी गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, एक होती है प्राइवेट और कमर्शियल। प्राइवेट वाले पूरे कमर्शियल होते हैं, ये पैसे लेते हैं। जब भी कमर्शियल वर्ड देखिएगा, आपके दिमाग में तुरंत एक वर्ड आना चाहिए कि ये प्राइवेट होंगे, और दूसरा है कि पैसे लेते हैं, बस पैसा अगर आप यहाँ समझ गए तो कमर्शियल लगा देंगे। नेक्स्ट है हाउस। हाउस भी एक तरीके से आपका क्या होता है,
रिक्रिएशनल एजेंसी है, क्योंकि बचपन में अपने घर पे ही तो हम अपना रिक्रिएशन करते हैं। और एक होती है एजेंसीज ऑफ रूरल रिक्रिएशन, गांवों के लिए अलग एजेंसी बनाई जाती है, मतलब एक अलग माध्यम होता है, एक अलग मीडियम होता है गांव के लोगों का मनोरंजन करने के लिए। तो इतने बेसिस से हिसाब से बांटा। देखिए, जब आप इसको पढ़ने जाएंगे किताबों में हर जगह अलग अलग बातें लिख रखी है, लेकिन मैंने 2-3 किताबों को पढ़ने के बाद एक अपना अलग तरीके का, जितना मैं समझ पाया हूं अपने हिसाब से, तो मैंने अलग तरीके का ये बनाया आपका टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन और टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एजेंसी। जो ऊपर टाइप आपने देखा, ये जितना ऊपर अभी मैंने टाइप पढ़ाया था, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। इससे मैं आपसे बोल रहा था, तो मैंने हर एग्जाम में ये सब देखा हुआ है। तो इसीलिए, क्योंकि किसी एक किताब में इतना आपको नहीं मिलेगा, तो मैंने कई सारे पढ़ा, उसके बाद इन चीज़ों को क्लासिफाइड करके समझने की कोशिश की और फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी कौन कौन सी होती है। तो वैसी एजेंसी, रिक्रिएशनल एजेंसी का मतलब क्या है? एक ऐसी मतलब संस्था होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसके जो मनोरंजन के लिए जिम्मेदार है। तो गवर्नमेंट में कौन कौन संस्थाएं होती हैं? जैसे संगीत कला अकादमी, कोई भी संगीत कला अकादमी होती है, संगीत कला अकादमी वो क्या होती है? वो रिक्रिएशन का ही एजेंसी है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, ये फोटो किसी को पता है किसका है? किस कला अकादमी का फोटो है ये? एनएसडी है क्या सर? सर यस सर, नाट्य अकादमी का। ये बहुत फेमस है। एनएसडी है क्या सर? हाँ, एनएसडी एनएसडी सर, एनएसजी क्या है? एनएसडी सर। नहीं नाट्य नहीं, कला अकादमी सर। क्या है? क्या बोला आपने? सर नाट्य कला अकादमी, ये सब वहाँ मुंबई में है, जहाँ से बहुत सारे एक्टर्स जो है एक्टिंग सीख के निकलते हैं। सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए बोल रही हैं, मैं भी ये वही विश्व कह रहा शांति संगीत अकादमी है। ठीक है, विश्व शांति, ठीक है, संगीत कला अकादमी पूरी यूनिवर्सिटी है खाली इसी के, मतलब इसे यहाँ पे यही काम, मतलब यही सब सिखाया जाता है, गाना बजाना नृत्य वगैरह, जितने भी डिफरेंट टाइप के कल्चर्स में फोक डांस वगैरह होता है, उन सबको सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, और भी देखिए गवर्नमेंट में कौन कौन से आते हैं। ऑल इंडिया नेशनल रिक्रिएशन प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है रिक्रिएशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल रिक्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सरकार ने बनाया है। नेशनल कल्चरल सेंटर, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ रिक्रिएशन। यूथ फेस्टिवल, ये सब जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, यूथ फेस्टिवल वगैरह, ये सब क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड डांस, जितने भी नेशनल स्कूल ड्रामा एंड डांस होती है गवर्नमेंट वाले, उनका भी यही काम है। जो ड्रामा वाले स्कूल ही होता है, ड्रामा थिएटर, जहां से ड्रामा सीखा जाता है, तो ये सब भी है, मुंबई में है। ठीक है, अप्पू घर जानते हैं? अप्पू घर, अप्पू बाल भवन, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जनसंपर्क विभाग, तो ये सब चीजें जो बनाई गई हैं, ये सब गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। इनको आप देख लीजिएगा, मैंने लिस्टिंग कर दिया है। सर एनसीसी और एनएसएस किस में आता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। एनसीसी एनएसएस अभी आएगा आपका नॉन गवर्नमेंट और वॉलंटरी वाले में। ठीक है, सॉरी, सेमी गवर्नमेंट और वॉलंटरी में आएगा। मतलब वो सरकारी पूर्ण रूप से नहीं होते, एनसीसी होता है पूर्ण रूप से सरकारी, लेकिन एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र, ये सब जो होते हैं, और स्काउट एंड गाइड, ये सब सेमी गवर्नमेंट होते हैं। मतलब कुछ पैसे सरकार, देखिए जब भी मैं सेमी गवर्नमेंट की बात करूंगा, वॉलंटरी और सेमी गवर्नमेंट, तब आप ये समझिएगा कि कुछ हिस्सा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है, इन पर खर्च करती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, इसीलिए क्या है, सेमी गवर्नमेंट है, पूरी तरीके से नहीं होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग वॉलंटरी और सेमी गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है हमें प्रोवाइड कराते हैं रिक्रिएशन। देखिए जैसे यहां वाला देखते हैं पहले,
आपका सेमी गवर्नमेंट में YMCA आता है, NSS आता है, स्काउट एंड गाइड, ये वॉलंटरी होते हैं और सेमी गवर्नमेंट होते हैं। क्या ये कहीं काम करने का पैसा लेते हैं क्या सरकार से? नहीं लेते हैं, पैसा सरकार से नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ये वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से काम करते हैं। इसमें जो भी लोग आते हैं स्काउट गाइड में, आपने देखा होगा सड़क सुरक्षा अभियान या कुछ भी चलता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वहां पे आ जाते हैं ये लोग और मतलब अपने मतलब NGO के थ्रू काम करते हैं। NGO भी इसमें आ सकता है, ठीक है। वॉलंटरी NGO भी वॉलंटरी में आता है। तो कभी भी आपसे पूछेगा तो ये बताइएगा कि वॉलंटरी एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक सर बात और एनसीसी बता रहा हूँ, NCC पूर्णता आपका उससे है, गवर्नमेंट में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, राज्य व प्रांतीय सरकार की संस्थाएं। अब राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार वो सब मिलकर चलाती है कुछ ऐसे हमारे मनोरंजन की चीजें, जैसे म्यूजियम। ये म्यूजियम आप देख रहे हैं, ये म्यूजियम जो होता है इसमें सरकार और राज्य सरकार पर मेन हक होता है इस पर, ठीक है। स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू पार्क। अब इससे क्या होता है कि आप देखा होगा कुछ जंगलों को सरकार मान्यता दे देती है और उससे क्या कर दिया जाता है, अभ्यारण्य बना दिया जाता है। आपने देखा होगा अभ्यारण्य बना दिया जाता है। नेशनल पार्क, ये सब जो होता है नेशनल पार्क वगैरह, जो आप चिड़ियाघर वगैरह जाते हो ये सब इसमें आता है। जू, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी आपने सुना होगा, है ना। तो ये सब चीजें जो मनोरंजन के साधन है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। और एक होता है जो ऊपर बताया मैंने, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आए भी एक दो बार क्वेश्चंस, और पूछ लेता है कि कौन सी एजेंसी के हैं। ये पूछा भी गया है कौन सा किस YMCA वाला आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट संस्थाएं। प्राइवेट ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपसे मतलब पैसे, मतलब प्राइवेट में क्या होगा, आपको खुद सेल्फ आपको फाइनेंस करना पड़ेगा। अगर आपको मनोरंजन करना है, अगर आपको मनोरंजन करना है तो आपको सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा। 5 मिनट के बाद मिलेंगे, टाइम ओवर हो गया, 5 मिनट्स। और जल्दी जुड़ेंगे, बहुत लेट जुड़ते हैं आप लोग, थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे आने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राइवेट जो संस्थाएं होती है, निजी संस्थाएं होती है, और उनको कमर्शियल एजेंसी भी कह सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, ठीक है, मूवीज थिएटर होते हैं, और उसके साथ साथ सर्कस है, स्टेज शो है, ये सब और भी बहुत सारे हैं, एटसेट्रा लिखा हुआ है, आप और भी ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा समझना है, ये क्वेश्चन आता है इस वजह से मैंने इसको बताया हुआ है। रिक्रिएशन, कैंपिंग, इस पर बहुत ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है, सोचते हैं अरे क्या इसको पढ़ना, ये तो मार देंगे, लेकिन यहीं से भी क्वेश्चन आता है तो वो फंस जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, मैंने आपको पहले चैप्टर में सोशियोलॉजी पढ़ाया था, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें टीम पोलराइजेशन क्या होता है, टीम ये क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई थी। टीम फैसिलिटेशन क्या होता है, ठीक है, टीम कोहेजन क्या होता है। यहां से क्वेश्चन जब आता है तो आपको समझ में नहीं आता ऑप्शन क्या है, ठीक है, इसीलिए मैंने सब सारा पढ़ाया हुआ था कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो इसमें। और इसी चीज को इसीलिए मैं दे भी रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। तो प्राइवेट एजेंसी में जो भी चीजें के लिए पैसे आपको पे करने होते हैं वो सारे प्राइवेट एजेंसी होते हैं। नेक्स्ट होता है रूरल रिक्रिएशन एजेंसी। रूरल इंटरटेनमेंट नहीं होगा, रिक्रिएशन एजेंसी, जैसे माइनर गेम्स, कुछ लघु खेल होते हैं, दंगल का आयोजन, फोक सॉन्ग होता है, मतलब वहाँ का लोक नृत्य क्या है, फोक डांस होता है वहाँ का, ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल, वहाँ के जो त्यौहार होते हैं गाँव में आपने देखा होगा त्यौहार जो रिलीजियस होते हैं, जैसे अभी इस समय सावन चल रहा है तो कई जगह पे गाँवों में सावन का मेला लगता है, ठीक है। वुमेन्स म्यूजिक फेयर ऑर्गेनाइज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सेरेमन होता है, यानी प्रवचन होता है, धार्मिक प्रवचन होता है। और इसके बाद ड्रामा एंड रामलीला होता है। जब नवरात्रि आती है तो हम लोग देखते होंगे गांव में अभी भी कुछ जगहों पे रामलीला कराया जाता है। तो ये सब जो होता है इसे हम रूरल रिक्रिएशन एजेंसी कहते हैं। जो गांवों में ये सब चीजें होती हैं, मेला वगैरह लगाना गांवों में, ये सब है, ये सारा आपका
रूरल में आता है। ठीक है, तो ये सारे एजेंसी थी आपकी। एक बार इनको देख लेंगे, एक बार क्वेश्चन आया है और टाइप्स को देख लेंगे। रिक्रिएशन में दो चीजें पूछी जाती हैं, एक टाइप्स वाला पूछा जा सकता है और एक एजेंसी वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। खेल और मनोरंजन लोग समझते हैं कि सेम होता है, खेल ही तो मनोरंजन है, लोग नहीं कहते हैं खेल खेलना है तो मनोरंजन है। नहीं, कुछ डिफरेंस भी होता है और कुछ बातों पर सिमिलैरिटी भी होती है। तो आइए हम बात करेंगे कि खेल और मनोरंजन में कैसे एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। सबसे पहली बात है कि बोथ आर वॉलंटरी एक्शन, मतलब दोनों ही स्वैच्छिक क्रियाएं होती है। खेल भी आदमी अपने मन से खेलता है और मनोरंजन भी आदमी अपने मन से करता है। ठीक है, दोनों ही क्या होती है, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है बोथ आर रिलेटेड टू द एफिशिएंट यूज ऑफ लेजर टाइम। दोनों क्या होता है, खेल भी आपका खाली समय का सही उपयोग करने के लिए होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे थे और अब आप बोर हो गए उस काम को करते करते, तो कभी कभी क्या है कि लोग ज्यादातर मनोरंजन करने के लिए, मैंने आपसे बोला ना कि 70% लोग मनोरंजन करने के लिए किसको चुनते हैं, खेल को चुनते हैं, स्पोर्ट्स और गेम्स को चुनते हैं। ठीक है, तो इसके दो फायदे होते हैं। खेल खेलने से एक तो बॉडी आपकी फिट हो जाएगी, बॉडी अच्छी होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपका रिक्रिएशन हो जाता है और मेंटल जो फटीग आपका है वो आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है अचीविंग हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। दोनों ही क्या करते हैं, खेल भी आपको क्या करता है, सेटिस्फेक्शन देता है और आप जीतते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, दोनों खेल और मनोरंजन दोनों आपको क्या करता है, तनाव से मुक्त करता है, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, सामाजिक नियमों के अधीन हो। अब दोनों खेल भी क्या है, एक नियम होता है खेल में भी, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रूल्स होते हैं। आपका मैंने बताया ना कि रिक्रिएशन में वही एक्टिविटी मानी जाएगी। अब जैसे किसी को मैंने कल बताया था कि किसी को सिगरेट पीने में बहुत मजा आता है, या सिगरेट पीने से उसको लगता है कि मेरा जो मेंटल प्रेशर है वो चला जाएगा, तो ये रिक्रिएशन के अंतर्गत एक्टिविटी नहीं आएगी आपकी स्मोकिंग। ये सिर्फ सोशल रूल्स को फॉलो करता है, एक बात ध्यान दीजिएगा ये चीज। ठीक है, सोशल रूल्स को फॉलो करता है। आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे खेल और मनोरंजन में कुछ अंतर भी होता है। क्या अंतर है, बेसिक चीजें समझ सकते हैं। बेसिक में सबसे पहले जो खेल होता है, खेल को खेलने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, यानी कि स्किल सीखना पड़ेगा। बिना स्किल सीखे आप खेल खेल सकते हैं नहीं, अच्छा नहीं खेलेंगे, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन रिक्रिएशन के लिए किसी प्रकार का कोई भी स्किल नहीं सीखना होता है। ठीक है, आपने जब सभी लोगों ने यहाँ जो है सभी साथी ने जब बीपीएड किया होगा तो बीपीएड में लेसन प्लान लिया होगा। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब देखिए लेसन प्लान के दो टाइप होते हैं, जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। ठीक है, एमपीएड में हो जाता है एडवांस लेसन प्लान। अब देखिए तीनों में, अब जनरल वाला जो एक्टिविटी होता है इसमें हम कौन सा खेल कराते हैं, हाँ? रिक्रिएशन के गेम उसको लीड अप गेम कहते हैं या फिर रिक्रिएशनल गेम कहते हैं। स्पेसिफिक में लीड अप गेम होता है सर। अच्छा, स्पेसिफिक में लीडर गेम होता है, जी एकदम सर। सही बोला आपने। चलिए तो सही बोला। स्पेसिफिक, हाँ, तो स्पेसिफिक में लीड अप गेम यानी कि जो स्किल हमने उसको सिखाया हुआ है स्पेसिफिक में, उसी स्किल को चेक करते हैं लीड अप गेम के द्वारा, कितना उसके अंदर वो चीजें लीड हुई है और कितना उसकी क्षमता बढ़ी है। तो देखिए जनरल में क्या होता है, रिक्रिएशन कराते हैं। तो यही कहने का मतलब क्या है कि रिक्रिएशन जब कराते हैं, क्योंकि हमने जनरल में कौन सा क्लास लिया होता है, जनरल में हमारा पीटी आता है, जो पीटी आता है, रिदमिक आता है, और बहुत सारे हो सकते हैं, कैलेस्थेनिक हो सकते हैं, ये सब है। अब ये सभी पढ़ाऊंगा आपको, कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज क्या होता है, रिदमिक एक्सरसाइज क्या होता है, इसी में आएगा सारा। तो आप परेशान मत होइएगा, कभी कभी कंफ्यूजन बन जाता है। तो और स्पेशल वाले में हम लोग क्या कराते हैं, उसमें स्किल सिखाते हैं, किसी गेम का स्किल सिखाते हैं, उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं। ठीक, दूसरी अंतर देख लेते हैं, खेल
मनोरंजन का साधन है। मतलब खेल क्या है, एक तरीके से मीडियम है, सोर्स है। ठीक है, मनोरंजन करने के लिए जरूरी नहीं कि सभी आदमी क्या करेंगे, मनोरंजन करने के लिए खेल को चुनेंगे। कुछ लोग और कुछ सुन सकते हैं, कुछ लोग टीवी सुन सकते हैं, कुछ लोग गाना सुन सकते हैं, सॉन्ग। ठीक है, समझ में आ रही बात? और मनोरंजन क्या है, मनोरंजन जो है वो खेलों का उद्देश्य है, यानी कि मनोरंजन के लिए ही हम क्या करते हैं, खेल को चुनते हैं। मनोरंजन के लिए हम क्या करते हैं, खेल को चुनते हैं। यानी खेल का उद्देश्य यह है कि लोगों को मनोरंजन करना। खेल का उद्देश्य क्या होता है कि आपको मेंटली फ्री, मतलब कि जो स्ट्रेस है उसको रिमूव करना। ठीक है, नेक्स्ट है खेल गतिविधियों की प्राकृतिक व वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। यहां पे वह छूट गया है। खेल गतिविधियां प्राकृतिक व वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, अब कैसे वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है ये बताइए। क्योंकि कोई भी आप गेम सीखते हो और गेम का जब स्किल परफॉर्म करते हो तो वो स्किल का मूवमेंट क्या है, साइंस के लॉ पर क्या होता है, डिपेंड होता है। साइंस के लॉ के अनुसार आपसे कराए जाते हैं स्किल्स। और जब कोई भी स्किल्स, कोई भी मूवमेंट जब साइंस के लॉ के हिसाब से कराई जाए तो वही बन जाता है आपका टेक्निक। ठीक, लेकिन जब हम क्या ये खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो क्या हम मूवमेंट को साइंटिफिक तरीके से करते हैं? नहीं करते हैं। वो रचनात्मक तरीके का हो सकता है, कुछ नया क्रिएटिव हो सकता है। अब बहुत सारे क्रिएटिव खेल हो सकते हैं, आप अपने से खुद भी बना सकते हैं। लेकिन जो खेल होता है वो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। ये नहीं होता, ये सिर्फ प्राकृतिक व रचनात्मक होते हैं। नया नया क्रिएशन करके आप रिक्रिएशन करा सकते हैं खेल को कुछ के। देखिए एक चीज और है, खेल में प्रतियोगिताएं होती हैं, वह संघर्ष होता है। मतलब कि जीतने के लिए लोग संघर्ष करते हैं। रिक्रिएशन में संघर्ष नहीं किया जाता। हालांकि खेल तो होता है दो टीमों के बीच में, जीतने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन एकदम जूझते नहीं है खिलाड़ी उस चीज के लिए। लेकिन खेल में जितना जूझना पड़ता है इसमें नहीं उतना करते हैं। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। 4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए कि इस खेल और मनोरंजन में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा समझना है, इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, मैं जितने भी आपको फैक्ट्स देता हूं, एक बात याद रखिएगा, आपका ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स अगर आपने पढ़ लिया है तो भी आपका परीक्षा में टीजीटी में काम रहेगा इसका। तो इसको भी ज्यादातर पढ़ा करिए, क्योंकि ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन का बनाया है मैंने। सबसे पहली बात, द रिक्रिएशन रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन जो होता है, वो रिवोल्यूशन कहाँ से आया है, रिक्रिएशन का जो अवधारणा आई है वो सबसे पहले आरंभ अमेरिका ने किया था। कभी भी आपसे पूछा जाए कि रिक्रिएशन की अवधारणा कहाँ से आई है, तो ये स्टार्ट किया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और भारत में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ। आप देख सकते हैं कि भारत में रिक्रिएशन की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है। भारत में मनोरंजन क्रांति को आरंभ करने का जो श्रेय है, ठीक है, वो किसे जाता है, तो प्रोफेसर जीडी सोंधी को जाता है। इनको एशियन गेम्स का भी जाता है, याद रखिएगा, इनका नाम भूलना नहीं है। एशियन गेम्स का भी जाता है इनको। ठीक है, और एक एशियन गेम्स हमेशा आता है, जब हम एशियन गेम पढ़ेंगे बताएंगे, 1982 वाला, ये याद रखिए 9th वाला एशियन गेम्स है, 9th एशियन गेम्स है ये इंपॉर्टेंट क्यों पूछा जाता है, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था यहाँ से, कभी कभी मिल जाता है यहाँ से, क्योंकि इंडिया में सेकेंड टाइम ऑर्गेनाइज किया था एशियन गेम्स को, दैट्स वाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, रिक्रिएशन इज नॉट अबाउट एक्टिविटीज बट विथ इमोशंस, यानी कि मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट पीटीआई एग्जाम में पूछा गया था 2011 में, आप देख सकते हैं, रामने ने इनको दिया था। ठीक है, मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, यह रामने ने कहा है। और जोसेफ ली का भी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछा गया था, मनोरंजन गति का विषय नहीं, मनोरंजन गति का विषय है, ना कि भावुकता का। ये भी जोसेफ ली ने बोला है। ठीक,
ये 2 डेफिनेशन याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन यहां से। नेक्स्ट बात करते हैं सामुदायिक मनोरंजन का परिचय, मतलब कि समुदाय में कैसे मनोरंजन किया जाएगा, इस बात का परिचय हमें कैसे पता चला। तो एक लेखक थे, जी मैन जी बोलिए। सर राम ने नहीं होगा, राम से होगा सर। हाँ हाँ, ठीक है। सामुदायिक मनोरंजन का परिचय किसने दिया था? एक बुक आई थी जिन्होंने निकाला था, इसके लेखक थे जॉर्ज डी बटलर। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी रिक्रिएशन नामक पुस्तक लिखा था इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने सामुदायिक मनोरंजन पर एक पुस्तक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी रिक्रिएशन। कौन था? जॉर्ज डी बटलर। हालांकि बहुत खास नहीं है, ऊपर वाला ये दोनों लाइन खास है, इनको आप जरूर, ये चारों जो ऊपर बताया ये ज्यादा खास है। नेक्स्ट है प्राचीन काल भारतवर्ष में मनोरंजन का वर्णन रामायण और महाभारत के ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, जैसे राजा महाराजा क्या होते थे कि जब वो अपने मतलब उब जाते थे अपनी मतलब उस चीजों से, काम से, तो वो कुछ दिनों के लिए शिकार पे निकलते थे। आपने सुना होगा शिकार पे हंटिंग करने जाते थे। तो हंटिंग क्यों करते थे? दैट इज इसका कारण यही है कि ये अपना रिक्रिएशन करते थे। उस समय रिक्रिएशन का कोई साधन नहीं था। मैं आपको बता दूं कि आपका जो ओलंपिक खेल है वो भी रिक्रिएशन की वजह से ही आया था। मतलब कि हम लोग फेस्टिवल में मिलते थे, रिलीजियस फेस्टिवल होता था और रिलीजियस फेस्टिवल पे हम लोग मिलते थे, तो मिलते तो थे, भीड़ इकट्ठा होती थी, लेकिन हम लोग कुछ मनोरंजन नहीं कर पाते थे। तो मनोरंजन के उद्देश्य से ही ये सबसे पहली बार पैदल चाल, ठीक है, आपको ये बता दूंगा, पैदल चाल की एक रेस स्टार्ट की गई और तभी वो रेस मतलब किया गया, मनोरंजन के पर्पज से ही स्टार्ट किया गया था। और बता दूं कि पहले प्रथम 12 ओलंपिक तक, अब सोचिए एक ओलंपिक 4 साल बाद होता है, तो यानी टोटल 36 साल तक, जैसे 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर 36 साल, अगले 36 साल तक सिर्फ पैदल दौड़ ही हुआ होता रहा। उसके बाद नए नए इवेंट्स आते गए, रथ दौड़ आया, ठीक है, पेनक्रेशन आया, कुश्ती और मुक्केबाजी का खेल, ठीक है, पेनक्रेशन। तो ये इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के प्रबंध में अत्यंत आवश्यक क्या होता है? आयोजन। कभी पूछेगा कि ऑर्गेनाइजिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ रिक्रिएशन। अगर रिक्रिएशन की बात कहेगा कि मनोरंजन के प्रबंध में सबसे जरूरी चीज क्या होता है, तो मनोरंजन का ऑर्गेनाइजेशन सबसे जरूरी, की ऑर्गेनाइजिंग कैसे आप करा रहे हैं, ये सबसे जरूरी चीज है। और खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने किया था? लॉर्ड केम्स एंड GTW पैट्रिक्स ने दिया था। लॉर्ड केम्स एंड GTW पैट्रिक। तो ये 4-5 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इसको रिक्रिएशन का देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, रिक्रिएशन के बाद एक रिक्रिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल कैंपिंग भी होता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा जो है कैंपिंग। तो कैंपिंग कोई नया चीज नहीं हमारे सामने है। शिविर का जो अस्तित्व है भारत में वो प्राचीन काल से माना जा रहा है, ठीक है। जब राजा और महाराजा लोग अपने कार्यों से उब जाते थे तो कुछ सैनिकों के साथ अपनी प्रजा से दूर होकर किसी स्मरणीय स्थान पर, यानी कि मेमोरेबल प्लेस, अच्छे प्लेस पर, ठीक है, तंबू लगाकर कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए रहते थे। या शिविर मासिक होता था या एक दिन का या फिर मासिक हो सकता था, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार की सेना में, ठीक है, शिविर जैसा जीवन जीना ही सिखाया जाता है। अब किसी का ट्रेनिंग देख लीजिए, मिलिट्री ट्रेनिंग देखिए, मिलिट्री वाला, या फिर आप किसी भी पुलिस का ट्रेनिंग देखिए, उसमें भी जो जीवन सिखाया जाता है। या PSC का देख लीजिए, PSC पुलिस, या बॉर्डर पुलिस BSF का देख लीजिए, CISF का देख लीजिए। तो इनका जो आपने देखा होगा जो ट्रेनिंग होती है या जो इनकी सेना होती है जो हमारे, इनका भी जीवन कैसा होता है? शिविर की तरह रहता है। कभी इधर रहते हैं 6 महीना 4 महीना वहां रहते हैं, और शिविर की तरह इनका जीवन व्यतीत इनको करना पड़ता है, इसीलिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अच्छा, शिविर शब्द का सही मतलब अगर शाब्दिक सही अर्थ बताया जाए
तो इसका मतलब होता है जो हमें कीवर्ड समझना है अपने एग्जाम्स में, कीवर्ड समझना है, वो यही समझना है प्रकृति की गोद में, यानी इन द लैप ऑफ नेचर। कभी भी ये वर्ड देखा आपने, तुरंत मार दीजिए कि ये कैंपिंग है। कभी भी आपसे पूछेगा कि ये क्या है, कैंपिंग क्या होता है, एक शब्द में बताइए, तो आप सीधा बताइए कि इन द लैप ऑफ नेचर। लैप मतलब होता है गोद, लैप मतलब क्या होता है, गोद। तो कैंपिंग क्या होता है, कैंपिंग मतलब है कि शहर से बहुत दूर जाकर जब कुछ अपना समय बिताते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कैंपिंग। ठीक है, आइए और जान लेते हैं। शिविर प्रकृति का अध्ययन करने तथा सामाजिक गुणों को विकसित करने का एक साधन होता है। डेफिनेशन में क्या बोला गया कि जो कैंपिंग होता है यह प्रकृति का अध्ययन कराने के पर्पज से कराया जाता है। पहला तो नेचर का, आप नेचर को सीखेंगे, नेचर कैसा होता है। ठीक है, मतलब कभी भी अगर आप फंस जाते हो जीवन के कठिन सपनों, मतलब कठिन जगहों पे, तो फिर कैसे आप वहां पे अपना जीवन यापन करोगे, इस बात को सिखाया जाता है। किसके माध्यम से, कैंपिंग के माध्यम से। और क्या सिखाया जाता है कैंपिंग के माध्यम से, आपको सिखाया जाता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना, आपको सिखाया जाता है सामाजिक गुण कैसे विकसित किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, शिविर का परिभाषा या शिविर के अंदर शामिल होता है। शिविर का अर्थ प्रकृति की गोद में प्राप्त किए अनुभवों की प्राप्ति से है, जो प्रकृति के स्वभाव का अनुभव कराता है। तो शिविर का मतलब क्या होता है, कैंपिंग का मतलब ये है कि प्रकृति की गोद में जो भी मतलब हम जब गए हैं और वहां के इन्वायरमेंट से जो हमने सीखा है, ठीक है, जो अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव का कैसे क्या स्वभाव, अनुभव मतलब वो अनुभव ही हमें क्या कहलाता है, कैंपिंग का मेन उद्देश्य यही होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जब भी हम शिविर का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो योजना का बनाने का जो हमारा तरीका होना चाहिए, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि शिविर की अवधि क्या होगी, यानी कि कैंप का ड्यूरेशन, कितने दिन का कैंप होगा। अभी हम लोग बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ कैंप पे। इतना बड़ा टाइप्स ऑफ कैंप है ना, हर लेवल पे अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंप हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ कैंप हमारा क्या है समझिए। तो सबसे पहले जब हम कैंप लगाएंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। योजना यानी कि प्लानिंग करते वक्त कैंप की सबसे पहले होना चाहिए कितने दिन का कैंप लगेगा, फिर कहां पर लगेगा, दूसरा सबसे बड़ा जरूरी ध्यान है। ऐसा तो नहीं बहुत जंगल में आप चले गए और वहां पे शेर वगैरह अभी भी रहते हैं, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। नेक्स्ट है साइज ऑफ स्पेस, जहां हम कैंप लगा रहे हैं। अच्छा एक बात और जानिए कि आप जहां भी कैंपिंग के लिए जाइएगा, कोई ना कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा उस जगह का आपके साथ होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज होती है, मतलब पहले से वो उस जगह पे घुमा हुआ हो, पहले से उसे एक्सपीरियंस हो उस रास्ते और उस जगह के बारे में, तभी आप निकलिएगा। कभी ऐसे डायरेक्ट मत निकल जाइएगा, नहीं बहुत दिक्कत होगी ये। नेक्स्ट है साइज और स्पेस, मतलब कि क्या कितने लोगों की हम टीम लेके जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, तो साइज और स्पेस कैसा है वहां पे। लोकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कितना अच्छा लोकेशन है वातावरण का, वहां पे स्थान का वातावरण कितना अच्छा है। और सेफ्टी, वही बताया था मैंने सेफ्टी के लिए कि बहुत ज्यादा वहां पे जानवर तो नहीं रहते हैं। ठीक है, इस स्थान से ही बचना चाहिए। कैंप लीडरशिप, शिविर का नेतृत्वकर्ता बनाना चाहिए एक जरूर, कि जो क्या करेगा, पूरे कैंप के लोगों को लीडर करेगा, लीड करेगा। सेटिंग अप अ टेंट, टेंट का सेटअप सही होना चाहिए। और कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड वाटर, फूड और वाटर का सही ठीक है अरेंजमेंट होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही कैंपिंग को करना चाहिए, नहीं तो फिर झेल जाएंगे आप। आई थिंक आपके सभी लोग गए होंगे जब बीपीएड किए होंगे। एक कैंपिंग होता है आपका, ठीक है, एजुकेशन कैंपिंग। तो एजुकेशन कैंपिंग में सभी लोग गए होंगे कहीं ना कहीं। मैं कृष्ण कॉलेज में जब था तो मैं गया था सत्ताल,
नैनीताल में पड़ता है, सत्ताल जंगलों के बीच में। वहां पे बहुत मजा आया था, हमारा 7 दिन का पूरा कंप्लीट था, डे और नाइट मिला के। तो इतना ज्यादा मतलब मजा आया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली वहां पे। सारा कैंप फायर कमेटी, ये सब चीजें हमने बहुत सारा हम लोगों ने। कहाँ से बीपीएड एमपीएड किए हैं? कौन है भाई? क्रिश्चियन कॉलेज से किया है मैंने बीपीएड। ठीक है, ओके सर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कैंपिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब हम कैंप को ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए हमें। सबसे पहले सिंपल और इजी, हर एक चीज सिंपल और इजी होनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत ऐसे जगह पे नहीं होना चाहिए। चाहे जगह की बात हो, चाहे नियम की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी होना चाहिए। दूसरी चीज है कि सबसे जरूरी चीज क्या होती है कैंपिंग में? विसिल। सभी के पास विसिल होना चाहिए। और दूसरा टॉर्च। ये सबका अपना होना चाहिए। कैंपिंग का सबसे महत्वपूर्ण सामान है। कभी आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण सामान कैंपिंग में यही 2 चीजें हैं, विसिल और टॉर्च। सिंपल और इजी है, ये होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सुटेबल मैनेजमेंट, प्रायोरिटी, पहले हम किसको प्रायोरिटी देते हैं उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। एक्सपीरियंस, जो एडवाइजर है, जो भी वहां पे प्रोग्राम वगैरह करा रहा है या हमें घुमा रहा है, हाइकिंग करने हम लोग जाते हैं, हम लोग हाइकिंग करने भी गए थे पहाड़ों के ऊपर बहुत, तो वो एक्सपीरियंसदार बंदा होना चाहिए। ठीक है। वर्क डिवीजन, सभी का वर्क भी बांटना चाहिए। अपने ही ग्रुप में से हम सभी का वर्क डिवीजन करना चाहिए। टू टीच वेरियस सोशल स्किल्स, ठीक है, वहां पे सोशल स्किल को भी सिखाना चाहिए। तो मॉर्निंग में हम लोगों को डेली 7 डेज थे, तो मतलब सभी जो रिलीजियस धर्म थे उन धर्म के बारे में, एक दिन बाइबल के बारे में पूरा बताया गया, लेक्चर दिया जाता था कि उनके धर्म में क्या चीजें होती हैं क्या नहीं। तो मतलब इसी तरीके से यूनिटी टीचिंग, सोशल स्किल को सिखाते थे वो लोग। फिर आधा घंटा गाना होता था हम लोगों में बीच में, बहुत अच्छा। बहुत मजेदार दिन थे सब। नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कैंपिंग पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कैंपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत तरह के कैंपिंग होते हैं, अलग अलग बेसिस, अलग अलग आधार के हिसाब से कैंपिंग अलग अलग तरीके का होता है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब अवधि के हिसाब से अगर देखा जाए तो ड्यूरेशन के हिसाब से 1 दिन का कैंप भी हो सकता है, 3 दिन का भी कैंप हो सकता है, 1 सप्ताह का कैंप भी कुछ लोग लगाते हैं, कुछ मंथली लगाते हैं, कुछ हाफ ईयरली लगाते हैं, और कुछ साल भर का भी कैंप लगाते हैं। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि ऑन द ड्यूरेशन के बेसिस पर, तो इसको दे सकते हैं, लेकिन कभी पूछा नहीं गया आज तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं ये चीज है, बट जानना जरूरी है थोड़ा सा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर हम एज के हिसाब से डिवाइड करें तो चिल्ड्रन कैंप अलग होता है, यूथ का कैंप अलग होता है, और एडल्ट का कैंप अलग होता है। एडल्ट के कैंप में क्या होता है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर एडवेंचर, यूथ वाले क्या करते हैं, ज्यादातर एडवेंचर एक्टिविटीज को पसंद करते हैं। और एडल्ट लोग जो होते हैं या जो वृद्ध लोग होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज वाले जो होते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, सीनियर सिटीजन क्या पसंद करते हैं, ये 4 धाम की यात्रा पसंद करते हैं, है ना। इस तरीके का कैंप इनके लिए लगता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स के वजह से, मतलब स्पोर्ट्स का देखा जाए तो स्पोर्ट्स में, खेलों में किस तरह के कैंप लगते हैं, तो खेलों में लगता है समर कोचिंग कैंप। आपने देखा होगा समर कोचिंग कैंप स्कूलों में लगते हैं। फिर अगर आप खिलाड़ी है और आप अच्छे लेवल पे खिलाड़ी है, नेशनल लेवल पर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो नेशनल गेम्स कोचिंग कैंप लगता है। फिर आप इंटरनेशनल के लिए अगर जा रहे हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल गेम्स की कोचिंग कैंप भी लगती है। तो अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें, खेल के आधार में बात करें, तो खेलों में इन 3 प्रकार से कैंप लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि अलग अलग विचारधारा के हिसाब से। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, आपकी विचारधारा के अनुसार से जो हमारी कैंपिंग होती है, वो रिलीजियस भी हो सकती है, धार्मिक कैंपिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग जो ओम शांति मानते हैं वो माउंट आबू जाते हैं, आपने देखा होगा।
कुछ लोग जय गुरुदेव को मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग कीनाराम बाबा को मानते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी है, रिलीजियस कैंप भी होता है, जाते हैं लोग वहां पे, पॉलिटिकल कैंप भी होता है, ठीक है, और सोशल एंड इकोनॉमिकल कैंप भी होता है। तो ये आइडियोलॉजी, विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का आप कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। जी शशि जी पूछिए। बोलिए, आवाज आ रही है? कैंप क्या, कौन कौन से कैंप है? इसमें सोशल और इकोनॉमिकल कैंप में। सोशल और इकोनॉमिकल, ये जैसे सोशल कैंप में क्या होगा, जैसे हम अपने आसपास पड़ोस के लोगों को साथ में ले गए हैं, कहीं हम पिकनिक पर गए हैं, उनके साथ हम उनको अपने साथ ले गए, एक हफ्ते पिकनिक पर, टूर पर, जैसे दोस्तों का कैंप होता है, सोशल में यही होगा, आपका दोस्त फ्रेंड वगैरह का कैंप होता है, मतलब उनका साथ होता है, घूमने जाते हैं एक हफ्ते 10 दिन के लिए, टूर करते हैं, सिक्किम घूम लिया, नैनीताल घूम लिया या कुछ ऐसा। तो ये हम दोस्तों के साथ जो होगा वो सोशल में आएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एरिया, वर्क एरिया के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो कितने तरह के कैंप होते हैं। गवर्नमेंट कैंप होता है, नॉन गवर्नमेंट कैंप होता है, एजुकेशनल टूर और एजुकेशनल कैंप होता है, फिजिकल ट्रेनिंग कैंप होता है, रिक्रिएशन कैंप होता है, योगा कैंप होता है और इंडस्ट्रियल कैंप होता है। तो देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि क्या तरीका है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि यहां से पूछ देगा कि नंबर ऑफ कैंपिंग, कितने प्रकार के कैंपिंग होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि इतने सारे कैंप है, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। आप इतना परेशान मत होइएगा, बस समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, अगर जेंडर के हिसाब से बात की जाए तो बॉयज कैंप होता है कभी कभी अलग, लड़कियों का कैंप अलग जा सकता है, मेल का कैंप अलग हो सकता है, फीमेल का कैंप अलग हो सकता है। एक होता है ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग कैंप में जैसे एनसीसी वाले होते हैं, स्काउट गाइड वाले होते हैं, एनएसएस वाले होते हैं, ठीक है, इन सब का कैंप को क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग कैंप। आपका स्पोर्ट्स कैंप भी इसी के अंतर्गत आता है, लीडरशिप कैंप भी इसी के अंतर्गत आता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब वहां सिखाने के पर्पज से कैंप लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इतने टाइप्स के कैंप होते हैं, ये आप यहां पर इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैंप। जब हम कैंप को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें एक कैंप को कराने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स या हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इस चीज को करा पाए, एडमिनिस्ट्रेट कर पाए पूरे कैंप को। इसके लिए पोस्ट बनाई जाती है, एक होता है कैंप डायरेक्टर का पोस्ट, सबका काम होता है। कैंप डायरेक्टर का काम क्या होता है, यह शिविर का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, मतलब मेन आदमी डायरेक्टर यही है कैंप का, इसी का पूरा देखा हुआ है, जहां ले जा रहा है इनका पूरा जाना परखा हुआ सारा समावेश, सारा जगह है, ठीक है, इनका होना बहुत जरूरी होता है। यह शिविर का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। शिविर संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी, नीति निर्धारण एवं निर्णय का कार्य इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। इनके हेल्पिंग में होते असिस्टेंट कैंप डायरेक्टर, एक होना चाहिए, यह मुख्य कैंप डायरेक्टर का सहायक होता है। एक होता है प्रोग्राम डायरेक्टर। प्रोग्राम डायरेक्टर कौन होते हैं, या आप इसको सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, प्रोग्राम सेक्रेटरी। जैसे कैंप फायर समिति होती है, ये बता दे रहा हूं मैं, देखिए प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम में आपका आता है कैंप फायर प्रोग्राम। कैंप फायर का मतलब क्या होता है, रात में जो बैठकर, ठीक है, रात में बैठकर जो हम लोग अलाव जलाते हैं, आग जलाते हैं सेकने के लिए बॉडी को, तो उसी को क्या कहते हैं, कैंप फायर कहते हैं। लेकिन हम कैंप में अगर ऐसा करते हैं, सबके साथ करते हैं, तो इसे कैंप फायर कहते हैं। हम लोगों को एक गाना भी सिखाया गया था, कैंप फायर इज बर्निंग, गो टू द स्लीप, ऐसे करके, बहुत अच्छा गाना था वो, मतलब पूरा सुनाया गया, मतलब कराया जाता था डेली स्टार्ट करने से पहले। सभी जितने भी वहां पे हम लोग पार्टिसिपेंट थे, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और वो गाना गाते थे आगे पीछे झूम के। उसके बाद कैंप फायर मतलब
जलती थी, आग लगती थी, तब हम लोग फिर स्टार्ट करते थे प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम होता था। तो प्रोग्राम डायरेक्टर या प्रोग्राम सेक्रेटरी, ये दोनों पोस्ट एक ही है। इनका मेन काम होता है जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है कैंप के दौरान, जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होगी, जितने भी आप मनोरंजन वाले चीजें खेलोगे या जितने भी मनोरंजन वाला काम करोगे, वो सब आपका क्या कहलाएगा, वो कौन कराता है, वो प्रोग्राम डायरेक्टर कराता है। यह शिविर कार्यक्रम का निर्माण करते हैं तथा शिविर में गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। जैसे कैंप फायर कमेटी को हम रख सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। एक हमारे साथ क्या होना चाहिए, हेल्थ डायरेक्टर होना चाहिए। जब भी आप कैंप के लिए जाएं तो एक हेल्थ डायरेक्टर या हेल्थ कह सकते हैं या डॉक्टर या फिजियो एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत आती है, ठीक है। कैंप में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की स्वास्थ्य को देखरेख करता है कौन, हेल्थ डायरेक्टर। एक होता है फूड मैनेजर, मतलब बनाना चाहिए, किसी टीचर को बनाते हैं, बच्चे को बनाते हैं, फूड मैनेजर बनाते हैं। कैंप में सभी प्रतिभागियों व अधिकारियों को भोजन उपलब्ध कराता, ये इनका काम होता है, ठीक है। ग्रुप कंसल्टेंट एक होता है जो एडवाइजर होता है, मेन एडवाइजर, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर परामर्शदाता की सहायता ली जाती है। कभी भी जरूरत पड़ जाए या कहीं पे जैसे कुछ चीजें ऐसी घट जाती, कुछ घटना घटने लगे, तो एक परामर्शदाता जो मतलब जानता हो सारी जगहों को बहुत अच्छे से, उसका साथ जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिविर का कार्यक्रम जो होता है, कल्चरल प्रोग्राम का मेन अधिकारी कौन होता है, तो प्रोग्राम डायरेक्टर होता है या सेक्रेटरी प्रोग्राम होता है, ठीक है। इस बात पे याद रखेंगे। और आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। और आज शिविर आपका कैंप भी खत्म हो जाएगा, लास्ट है कैंप में, शायद टाइम भी नहीं बचा हुआ है, 2 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं। ये सारे 1 पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। द शिविर, ये शिविर लिख दिया है, यहाँ कैंप होगा, तो शिविर देखिए, शिविर गलत लिखा हुआ है। शिविर सामाजिक संबंधों, प्राकृतिक संबंधों को विकसित करने की श्रेष्ठ भूमिका निभाता है। मतलब प्राकृतिक संबंधों से समाज के संबंध को जोड़ने का जो कड़ी होता है, ठीक है, ये कौन होता है, यही आपका शिविर होता है। शिविर में तंबुओं को इंग्लिश के यू वर्ड में लगाना चाहिए। जैसे कि आप बहुत सारे लोग गए हुए हैं, तो आपका जो तंबू लगना चाहिए ये ऐसे यू वर्ड में लगना चाहिए, ठीक है। यहीं बीच में आप अपना आग जलाइए और सभी लोग आइए तंबू से निकल के, तो ये बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जहां पे आप तंबू लगाते हैं, आप अपने तंबू से 1 फीट दूरी पर, 1 या 2 फीट दूरी पर कम से कम 2 फीट का गड्ढा जरूर किया करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रात में अगर मान लीजिए कोई सांप या कोई ऐसा कीड़ा आता है जो उड़ तो नहीं पाता लेकिन वो चल के आ सकता है, सांप वगैरह, तो इसीलिए क्या करते हैं, तंबू के बगल में 2 फीट का गड्ढा करते हैं चारों तरफ तंबू के। इस तरीके से पूरा ऐसे गड्ढा कर देंगे 2 फीट का और 2 फीट दूरी पर। इसको जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैंप का सबसे बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है जब भी कैंप मतलब टेंट वगैरह लगाते हैं जिस जगह पे। शिविर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, शिविर में सूखी एवं मौसमी सब्जियों व फलों का उपभोग करना चाहिए। ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए। ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में शिविर लगाने का सबसे सर्वोत्तम ऋतु कौन सी मानी जाती है, बसंत ऋतु मानी जाती है। कौन सी, बसंत। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रीष्म काल में, अगर कभी ग्रीष्म काल में आपको अगर लगाना है तो हमेशा पहाड़ी क्षेत्र में लगाना चाहिए ग्रीष्म काल में कैंप। ये बात भी याद है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो तीनों मैंने बताया है, तीनों चारों पूछा हुआ क्वेश्चन में आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन है, कैंप का डिसिप्लिन कैसा होता है, तो कैंप का डिसिप्लिन हमेशा स्ट्रिक्ट होता है। तो कैंप का जो अनुशासन है वो क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। तो आपका कैंप कंप्लीट हो गया और रिक्रिएशन वाला पोर्शन भी लगभग कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था, ये लास्ट वाला जो आप लिखे हैं। हाँ, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, 1 लाइनर जितना आपको दे रहा हूं ना। ये क्वेश्चन भारत में शिविर लगाने, सर वो फिर आप हटा दे रहे हो, भारत में